नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी क्लास यानी समाज शास्त्र की क्लास में आज का मॉक टेस्ट बच्चों संस्कृति सभ्यता से संबंधित आगे हम कराएंगे। जहां तक कराए थे उससे आगे, तो चलिए शुरू करती हूँ। ये रहा पहला प्रश्न आज का मॉक टेस्ट का। बच्चों पहला प्रश्न है कि समाज शास्त्र की दृष्टि से संस्कृत द्योतित करती है किसको? व्यक्ति में परिष्कृति, या मानव का अधिगत व्यवहार, या प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, या सौंदर्यानुभूति की अभिवृद्धि। बच्चों संस्कृति किसको द्योतित करती है? समाज शास्त्र की दृष्टि से। बच्चों समाज शास्त्र की दृष्टि से संस्कृति मानव का अधिगत व्यवहार को द्योतित करती है। मानव का अधिगत व्यवहार को उद्बोधित करती है। का सही आंसर होगा मानव का अधिगत व्यवहार। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि राइट्स द पैसेज शब्दावली किसने प्रस्तुत की है? राइट्स द पैसेज शब्दावली को किसने प्रस्तुत किया बच्चों? रेडक्लिफ ब्राउन ने, रॉबर्टसन स्मिथ ने, एडमंड लीच ने, या फिर वान गैनप ने? किसने बच्चों प्रस्तुत किया है राइट्स द पैसेज? यह शब्दावली किसने प्रस्तुत की बच्चों? बच्चों यह शब्दावली प्रस्तुत करने वाले हैं राइटर राइट्स द पैसेज शब्दावली को वान गे नैप ने प्रस्तुत किया है इस शब्दावली को। वान गे नैप। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों रहा ये आपके सामने। प्रश्न सुमेलित करना है, कूट पर आधारित प्रश्न बच्चों। कौन किससे सुमेलित है यह सुमेलित करना है बच्चों। पश्चिमीकरण तथा संस्कृतिकरण, यह सिद्धांत किसका है? पश्चिमीकरण तथा सिद्धांतिकरण। बच्चों यह एम एन श्रीनिवास का यानी थर्ड नंबर होगा। थर्ड नंबर एम एन श्रीनिवास। बी में है सार्वभौमिकरण तथा संकीर्णताकरण। सार्वभौमिकरण तथा संकीर्णताकरण, यह सिद्धांत किसका बच्चों? यह सिद्धांत है मैकिम मैरियट का यानी फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर। और सी है बृहत परंपरा तथा लघु परंपरा। बृहत परंपरा तथा लघु परंपरा बच्चों यह किसका सिद्धांत है? रॉबर्ट रेडफील्ड का। रॉबर्ट रेडफील्ड यानी सेकेंड नंबर होगा। सार्वभौमवाद तथा विशिष्टवाद, यह सिद्धांत किसका बच्चों? यह सिद्धांत है टालकाट पार्सन्स का। टालकाट पार्सन्स का बच्चों यानी चौथा नंबर है। जिस भी विकल्प में थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है वह बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों रहा ये आपके सामने। वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्या कहा जाता बच्चों? पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे, एकीकरण कहेंगे, आत्मसात्करण कहेंगे, या फिर सम्मिश्रण कहेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित यानी मिला लेते हैं ताकि वे एक हो जाए मिलकर, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? तो जब दो संस्कृतियां बच्चों एक साथ आत्मसात होती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? आत्मसात्करण कहेंगे। आत्मसात्करण, आत्मसात्करण। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि भारत में पश्चिमीकरण को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है? भारत में पश्चिमीकरण को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है बच्चों? समायोजन से, संदर्भ समूह से, सात्मीकरण से, या फिर पर संस्कृति ग्रहण से? तो भारत में पश्चिमीकरण को किस अवधारणा से स्पष्ट करेंगे बच्चों? भारत में पश्चिमीकरण को जिस अवधारणा से हम स्पष्ट करेंगे वह संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह की अवधारणा से स्पष्ट किया जाएगा भारत में पश्चिमीकरण की अवधारणा को। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, टीपी मुखर्जी, या फिर योगेंद्र सिंह? बच्चों इस पुस्तक के लेखक कौन है? डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर। बच्चों यह पुस्तक किसकी है? तो यह है डीपी मुखर्जी की।
टीपी मुखर्जी की पुस्तक है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, निम्न कथनों में से कौन संस्कृति के अर्थ का बोध कराता है? यानी इन कथनों में से कौन संस्कृति के अर्थ को की पहचान करवा रहा है? कौन सा विकल्प? समग्र की व्यवस्था में परिवर्तन, या भौतिक व अभौतिक कृतियों की समग्रता, या पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का प्रभाव, या वंशानुक्रम का प्रभाव। तो इसमें बच्चों संस्कृति के अर्थ का बोध कराने वाली बात कही जा रही है। इनमें से कौन सा शब्द जो है, कौन सा वाक्य, इनमें से कौन सा विकल्प संस्कृति के अर्थ का बोध करा रहा है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। बच्चों इसमें जो संस्कृति के अर्थ का बोध करा रहा है वह भौतिक व अभौतिक कृतियों की समग्रता, भौतिक व अभौतिक कृतियों की समग्रता ही संस्कृति के अर्थ का बोध कराती है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, संस्कृति के उत्कृष्ट सावयवी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया बच्चों? संस्कृति के उत्कृष्ट सावयवी दृष्टिकोण को टानीज ने, स्पेंसर ने, पैरेटो ने, या फिर किंग्सले डेविस ने? किसने बच्चों इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है? संस्कृति के उत्कृष्ट सावयवी दृष्टिकोण को किसने प्रतिपादित किया बच्चों? ये है स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिपादित किया बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, टी.के. उमन, हमजा अलवी, या फिर ए.जी. फ्रैंक? इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। यह पुस्तक किसकी है? तो ये योगेंद्र सिंह की पुस्तक है बच्चों, योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। अगला प्रश्न रहा बच्चों ये आपके सामने, किसी क्रियाकलाप के चारों ओर संचित होने वाले अनेक संबंधित विशेष गुण कहलाते हैं। किसी क्रियाकलाप के चारों ओर संचित होने वाले अनेक संबंधित विशेष गुण कहलाते हैं। एक क्या कहलाते हैं बच्चों? संस्कृति संकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान, या फिर सांस्कृतिक प्रकरण। बच्चों क्या कहलाएगा ये? तो बच्चों जब किसी क्रियाकलाप के चारों ओर संचित होने वाले अनेक संबंधित विशेष गुण होते हैं, जो एक क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाते बच्चों, सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाएगा एक। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, सांस्कृतिक प्रसार से तात्पर्य क्या होगा? यानी सांस्कृतिक प्रसार का तात्पर्य क्या है बच्चों? एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं का दूसरे समाज में फैलना, या सांस्कृतिक विशेषताओं का विलय, या संस्कृतियों का अलगाव, या संस्कृतियों की भिन्नताओं का प्रचार। बच्चों सांस्कृतिक प्रसार से क्या तात्पर्य है? बच्चों सांस्कृतिक प्रसार का अर्थ तो समझ में ही आ रहा होगा। उसका तात्पर्य होता है कि एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं का दूसरे समाज में फैलना ही प्रसार कहलाता है, सांस्कृतिक प्रसार कहलाता है। इसका तात्पर्य यही होगा। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, संस्कृति के एकीकरण के वर्णन में संस्कृति लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? संस्कृति के एकीकरण के वर्णन में संस्कृति लय की अवधारणा को बच्चों किसने प्रस्तुत किया है? मॉरिस ओपलर ने, लिंटन ने, रुथ बेनेडिक्ट ने, या फिर वी मेलिनोस्की ने? तो संस्कृति लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया बच्चों? यह संस्कृति लय की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले समाजशास्त्री मॉरिस ओपलर ही हैं बच्चों, संस्कृति लय की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले मॉरिस ओपलर। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने 163 नंबर, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? यह किसने कहा? किसका कथन है बच्चों? गिलिन का, आगबर्न का, समनर का, या फिर किंग्सले डेविस का? किसका कथन है? सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल व विकसित रूप है। बच्चों यह कहने वाले हैं किसका कथन है? गिलिन का कथन है। गिलिन का कथन है बच्चों।
गिलिन व गिलिन, गिलिन व गिलिन का कथन है बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की धारणा किसने प्रस्तुत किया है? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की धारणा किसने प्रस्तुत की बच्चों? ऑस्कर लेविस ने, पी बोर्ड्यू ने, मैलोस्की ने या फिर रेडफील्ड ने? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की धारणा किसने प्रस्तुत किया है? यह बच्चों है पी बोर्ड्यू, पी बोर्ड्यू ने प्रस्तुत किया है, पी बोर्ड्यू ने प्रस्तुत किया बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को? संस्कृति संकुल, संस्कृति क्षेत्र, संस्कृति प्रतिमान या फिर सांस्कृतिक तत्व। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व कहेंगे बच्चों, तत्व। अगला प्रश्न, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, बच्चों ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने रहा, जो प्रतिमान स्थिर होते हैं तथा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक पूर्णताएं, सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं, सांस्कृतिक विशिष्टताएं या फिर सांस्कृतिक अवशेष? बच्चों क्या कहलाएगा? जो प्रतिमान स्थिर होते हैं तथा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते यानी अलग नहीं होते, तो क्या कहलाते बच्चों? तो ये कहलाते हैं सांस्कृतिक भौमिकताएं, सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं कहलाएगा, सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सांस्कृतिक सापेक्षवाद को रेखांकित करता है? बच्चों इनमें से सांस्कृतिक सापेक्षवाद को कौन सा वाक्य विकल्प रेखांकित कर रहा है? सार्वभौमिकतावाद, प्रसंगवाद, सांस्कृतिक अभिसरण या फिर सांस्कृतिक समानांतरणवाद? बच्चों कौन सा सापेक्षवाद को रेखांकित कर रहा है विकल्प? बच्चों ये प्रसंगवाद ही उसको रेखांकित कर रहा है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद को, प्रसंगवाद, प्रसंगवाद। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रसंगवाद। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों आपके सामने, एक विशिष्ट समाज के सदस्यों के जीवन अभिकल्प के रूप में संस्कृति को किसने परिभाषित किया बच्चों? क्लूखॉन ने, पार्सन्स ने, लिंटन ने या फिर डेविस ने? बच्चों यह परिभाषा किसकी है? ये बच्चों परिभाषा है क्लूखॉन की, क्लूखॉन की परिभाषा है, क्लूखॉन ने इसको परिभाषित किया है, विशिष्ट समाज के सदस्यों के जीवन अभिकल्प के रूप में संस्कृति को परिभाषित क्लूखॉन ने किया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने बच्चों, संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अभिव्यक्त करते हुए जीवन पद्धति को कहा जाता है। यह कथन किसका है बच्चों? मैकाइबर का, टायलर का, फुरिये का या फिर गार्डनर का? तो यह कथन किसका बच्चों है? संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अभिव्यक्त करते हुए जीवन पद्धति को कहा जाता है, तो यह कथन है मैकाइबर का, मैकाइबर का कथन है बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, एक समाज को विशेषीकृत तथा अन्य समाजों से पृथक करने वाले परिचायक गुणों की समष्टि को कहा जाता है। संस्कृति गुण, संस्कृति समुच्चय, सांस्कृतिक यूनिवर्सल या फिर इतिहास? इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? परिचायक गुणों को समष्टि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? इसे हम क्या कहेंगे? संस्कृति समुच्चय,
संस्कृति समुच्चय कहा जाता है, संस्कृति समुच्चय। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा पक्ष प्रबल होता है? क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, प्रत्याशित गतिशीलता या फिर पर संस्कृति ग्रहण। बच्चों संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा पक्ष प्रबल होता है? बच्चों ये प्रत्याशित गतिशीलता ही प्रबल होती है, प्रत्याशित गतिशीलता ही प्रबल होती है। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं है? कौन सा बच्चों सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं है? धर्म, कानून, परंपरा या फिर राजनीतिक उथल पुथल। सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं है बच्चों इसमें कानून भी है, धर्म भी है, परंपरा भी है, राजनीतिक उथल पुथल नहीं है। सांस्कृतिक विलंबना का कारण राजनीतिक उथल पुथल नहीं होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण कहलाता है? देशीयता, पर संस्कृति ग्रहण, सात्मीकरण या फिर समायोजन। आंसर, एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है? देशीयता कहलाता है, देशीयता कहलाता है, देशीयता कहलाता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, संस्कृति प्रायः जानी जाती है असावयवी, सावयवी, अधिसावयवी या फिर सभी। तो संस्कृति प्रायः जानी जाती है, क्या किस रूप में जानी जाती है बच्चों? तो संस्कृति प्रायः अधिसावयवी जानी जाती है, अधिसावयवी के रूप में जानी जाती है, अधिसावयवी के रूप में जानी जाती है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? किसने भेद किया बच्चों? विस्लर ने, क्रोवर ने, हर्स्कोविट्स ने या फिर लिंटन ने। तो किसने संस्कृति ग्रहण तथा पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में किसने भेद किया है? बच्चों हर्स्कोविट्स ने भेद किया है, या हर्स्कोविट्स ने भेद किया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? इनमें से कौन एक कथन गलत है बच्चों? संस्कृति मानव निर्मित होती है, संस्कृति सामाजिक विरासत है, संस्कृति सामूहिक चेतना का एक स्वरूप है, संस्कृति एक वैयक्तिक तथ्य है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है बच्चों संस्कृति के लिए? बच्चों जो कथन गलत है वह संस्कृति एक वैयक्तिक तथ्य है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही होगा। संस्कृति एक वैयक्तिक तथ्य ऐसा नहीं होता बच्चों, इसलिए एक गलत कथन है। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन संस्कृति से संबंधित है? आनुवांशिक गुणों की समग्रता, मानव कृतियों की समानता, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी प्रभाव या प्रकृति के नियमों में परिवर्तन। बच्चों इनमें से कौन सा कथन संस्कृति से संबंधित है? बच्चों संस्कृति से संबंधित कथन है मानव कृतियों की समानता, मानव कृतियों की समानता ही संस्कृति से संबंधित कथन है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, ये रहा आपके सामने बच्चों। प्रश्न है कि किसी विशिष्ट आविष्कार एवं उस आविष्कार के लिए अपेक्षित विशिष्ट व्यवस्थापन के मध्यवर्ती समयांतराल को स्टुअर्ट चेंज ने क्या नाम दिया है? सांस्कृतिक विलंबना, संकुल विलंबना, टैंडम विलंबना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टुअर्ट चेंज ने क्या नाम दिया बच्चों इसको, मध्यवर्ती समयांतराल को? बच्चों स्टुअर्ट ने जो नाम दिया है मध्यवर्ती समयांतराल को वह टैंडम विलंबना कहलाता है, यही नाम दिया है स्टुअर्ट चेंज ने बच्चों, टैंडम विलंबना। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया बच्चों? टायनबी ने, सोरोकिन ने, गिलिन ने या फिर पैरेटो ने? किस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया बच्चों? यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले समाजशास्त्री बच्चों सोरोकिन। सोरोकिन ने प्रतिपादित किया सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत, सोरोकिन ने प्रतिपादित किया बच्चों, सोरोकिन। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने बच्चों, पर संस्कृति ग्रहण, सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसातकरण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है कि ये सामाजिक आंदोलन के चरण है, कि ये आत्मसात प्रक्रिया के चरण है, कि समन्वय के स्वरूप हैं, या फिर गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार है? बच्चों, पर संस्कृति ग्रहण, सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसातकरण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है किस रूप में बच्चों? यह आत्मसात प्रक्रिया के चरण के रूप में, आत्मसात प्रक्रिया के चरण के रूप में होता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, वह प्रक्रिया जिससे कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो अपने कुछ गुणों को खो देती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जा सकता है बच्चों? सांस्कृतिक परिवर्तन, संस्कृति प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण या फिर संस्कृतिकरण? तो इसे क्या कहेंगे? जब अपने कुछ रूपों को खो देती है एक दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने के बाद, उसे क्या कहेंगे? उसे बच्चों हम कहेंगे पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे, पर संस्कृति ग्रहण कहा जाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, संस्कृति अनिवार्यतः मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, यह कथन किसका है बच्चों? रेडफील्ड का, लिंटन का, मैनलोस्की का या फिर रेडक्लिफ ब्राउन का? यह कथन किसका है? यह कथन है मैनलोस्की का बच्चों, यह कथन मैनलोस्की का है, मैनलोस्की का। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, कौन अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है बच्चों इसमें से? प्रथाएं, मानदंड, धार्मिक अनुष्ठान या फिर संगीत वाद्य? अभौतिक संस्कृति का उदाहरण कौन सा विकल्प इनमें से नहीं बच्चों? कौन सा विकल्प संस्कृति अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है बच्चों? संगीत वाद्य जो है ये अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। संगीत वाद्य अभौतिक संस्कृति का उदाहरण में नहीं आएगा, संगीत वाद्य। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? प्रकार्यवाद के रूप में, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद या फिर प्रत्ययवाद? किस रूप में से यह सिद्धांत समझा गया बच्चों? सांस्कृतिक सापेक्षवाद बच्चों यह जो समझा गया सांस्कृतिक निर्धारणवाद के रूप में समझा गया है, सांस्कृतिक निर्धारणवाद के रूप में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, निम्न में से आपके विचार में किसने पर संस्कृति ग्रहण में योगदान दिया है? आप अपने विचार से आंसर देना बच्चों, कॉन्सेप्ट बेस पे है। तो इसका सही आंसर कौन होगा? समूह सिद्धांत ने, समूह के मूल्य एवं प्रतिमान ने, या आचरण के रूप में बनाने की मनुष्य की क्षमता ने, या फिर मनोवैज्ञानिक तत्परता ने? तो बच्चों यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से आपके विचार में किसने पर संस्कृति ग्रहण में योगदान किया है? तो ये बच्चों मनोवैज्ञानिक तत्परता ने अपना योगदान दिया है पर संस्कृति ग्रहण में, मनोवैज्ञानिक तत्परता ने। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, आगबर्न के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना में क्या पिछड़ता है? सांस्कृतिक विलंबना में क्या पिछड़ता बच्चों? भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, प्रौद्योगिकी या फिर कर्मचारी तंत्र?
बच्चों सांस्कृतिक विलंबना में क्या पिछड़ता आगवर्ण के अनुसार? बच्चों जो पिछड़ता है आगवर्ण के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना में वह है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति ही पिछड़ती है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, अपनी संस्कृति की परिभाषा के लिए निम्न में से कौन अधिक सुपरिचित है? अपनी संस्कृति की परिभाषा के लिए निम्न में से कौन अधिक सुपरिचित है? मार्गन, लिंटन, टायलर या फिर किम्बालेंग? तो कौन सबसे अधिक सुपरिचित है बच्चों इनमें से? बच्चों यह जो सबसे अधिक सुपरिचित है वह टायलर महोदय हैं संस्कृति की परिभाषा के लिए। टायलर टायलर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, कौन संस्कृति का भाग नहीं है? इनमें से कौन संस्कृति का भाग नहीं है? रेल पथ, संस्कारों का अनुष्ठान, धार्मिक उदारता, आध्यात्मिकता। बच्चों कौन इसमें संस्कृति का भाग नहीं है? तो बच्चों इसमें संस्कृति का भाग जो नहीं होता है, रेल पथ नहीं आएगा। रेल पथ नहीं आएगा, बाकी संस्कारों का अनुष्ठान, धार्मिक उदारता और आध्यात्मिकता तीनों आएगी। रेल पथ संस्कृति का भाग नहीं होगा। अगला प्रश्न है ये रहा आपके सामने, प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी बच्चों? क्रोवर ने, टायलर ने, वेबर ने या फिर दुर्खीम ने? प्रिमिटिव कल्चर किसकी पुस्तक है बच्चों? ये टायलर की पुस्तक है। प्रिमिटिव कल्चर टायलर की पुस्तक है बच्चों। टायलर की टायलर की पुस्तक है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल ने क्या नाम दिया है? संस्कृति की मौत, प्रभु प्रकाश, संस्कृति का त्रासदी, संस्कृति की त्रासदी या फिर उत्तर आधुनिकता? जॉर्ज सिमेल ने क्या नाम दिया बच्चों इसको? वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल ने क्या नाम दिया है? जॉर्ज सिमेल ने क्या नाम दिया है बच्चों? जॉर्ज सिमेल ने जो नाम दिया है वो संस्कृति की त्रासदी नाम दिया है। संस्कृति की त्रासदी, संस्कृति की त्रासदी नाम दिया है, की त्रासदी। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, संस्कृतिकरण परिवर्तन लाती है किस प्रक्रिया में बच्चों? किस तरह से? यह संरचनात्मक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, यह भारत में ब्रिटिश शासन का परिणाम है, यह परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है, या यह स्थित परिवर्तन की एक प्रक्रिया है? संस्कृतिकरण परिवर्तन किस रूप में लाती बच्चों? तो बच्चों यह परिवर्तन जिस रूप में लाती है वह है यह स्थित परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तन लाती है। राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, डायमेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डायमेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, नीरा देसाई, टीपी मुखर्जी, प्रमिला कपूर या फिर योगेंद्र सिंह? डायमेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर बच्चों यह पुस्तक है डीपी मुखर्जी की। टीपी मुखर्जी की पुस्तक है। टीपी मुखर्जी की पुस्तक है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, सांस्कृतिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम घटित होता है? सांस्कृतिक परिवर्तन में इनमें से कौन सा श्रेणी क्रम घटित होता है? प्रसार सात्मीकरण का, पर संस्कृति ग्रहण प्रसार का, या सात्मीकरण विपरीत पर संस्कृति ग्रहण का, या प्रसार पर संस्कृति ग्रहण और सात्मीकरण का? तो श्रेणी क्रम, कौन सा श्रेणी क्रम घटित होता है बच्चों? यह है प्रसार पर संस्कृति ग्रहण और सात्मीकरण का। प्रसार पर संस्कृति ग्रहण और सात्मीकरण का क्रम घटित होता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने,
किसने कहा है कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है? यह कथन किसका है? आर उथनो का, सार्थमैन डेविड का, या फिर रैरा सिडनी का, या फिर सी वर्थ का? यह कथन या किसने कहा बच्चों? संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है। बच्चों यह कहने वाले हैं आर उथनो। आर उथनो ने कहा है, यह कथन आर उथनो का है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, मानव संस्कृति का मुख्य अभिकरण क्या है? मानव संस्कृति का मुख्य अभिकरण क्या है? कर्मकांड, मूल प्रवृत्तियां, प्रतीक, या वंशानुक्रमण? बच्चों मानव संस्कृति का मुख्य अभिकरण क्या है इनमें से? बच्चों मानव संस्कृति का मुख्य अभिकरण जो होता है प्रतीक माना जाता है, प्रतीक होता है बच्चों, प्रतीक। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, प्रतीक होता है इसका। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, संस्कृति वह जटिल संकुल है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, प्रथा तथा सभी अन्य क्षमताएं व आदतें जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य के रूप में प्राप्त करता है, यह निहित है। यह कथन किसका है? ए टायलर का, ए बी टायलर का, रेमंड फर्थ का, या फिर सी एच कूले का? तो यह कथन किसका बच्चों है? ए बी टायलर का कथन है बच्चों, या ए बी टायलर का कथन है, ए बी टायलर का कथन है। अब आइए देखते हैं, ए बी टायलर का कथन है। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? सड़क, प्रतीक, आवास, व्यक्ति? संस्कृति का मुख्य वाहक क्या होता है बच्चों? प्रतीक होता है, प्रतीक। प्रश्न वही है लेकिन घुमा के पूछा गया है, इसलिए प्रतीक होता है संस्कृति का मुख्य वाहक। अगला प्रश्न आइए देखते बच्चों, सांस्कृतिक परिवर्तन परिणाम है किसका बच्चों? परिणाम, सांस्कृतिक परिवर्तन किसका परिणाम है? आविष्कार का, अन्य संस्कृतियों से संपर्क का, आविष्कार तथा अन्य संस्कृतियों से संपर्क का, या फिर सामाजिकरण का? सांस्कृतिक परिवर्तन किसका परिणाम है बच्चों? सांस्कृतिक परिवर्तन आविष्कार तथा अन्य संस्कृतियों के से संपर्क का परिणाम है, आविष्कार तथा अन्य संस्कृतियों से संपर्क का परिणाम है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, संस्कृति होती है शिक्षित व्यक्तियों द्वारा विकसित व्यवहार की संगठित व्यवस्था, लिखित मानक एवं मूल्य, या फिर स्थिर? संस्कृति क्या होती है बच्चों? संस्कृति बच्चों होती है व्यवहार की संगठित व्यवस्था। संस्कृति व्यवहार की संगठित व्यवस्था होती है बच्चों। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? बच्चों सोशल चेंज पुस्तक किसकी है? किंग्सले डेविस की, आगबर्न की, मैक्स वेबर की, या फिर सोरोकिन की? सोशल चेंज बच्चों, सोशल चेंज पुस्तक यह है आगबर्न की, जो 1922 में प्रकाशित हुई है। ये आगबर्न की पुस्तक बच्चों जो 1922 में प्रकाशित हुई है, 1922 में 1922 में प्रकाशित हुई है, पब्लिश हुई है। बच्चों आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ मॉक टेस्ट में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार बच्चों।